नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 3 का तड़का में सबसे पहले शुरुआत करेंगे दौसा से बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां पर खबर प्रसारित किए जाने के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। मित्रपुरा गांव में एसडीएम और एडीएम पहुंच चुके हैं। पानी निकासी के लिए प्रशासन इंतजाम कर रहा है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को भी मौके पर भेजा गया। मित्रपुरा गांव में पहुंची हैं टीमें। जिला कलेक्टर ने डीएसओ को रसद सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मित्रपुरा गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और सवाल पूछे थे कि आखिरकार बाढ़ जैसे हालातों के बीच जिस तरीके से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस पर प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और प्रशासन के अधिकारी गांव तक क्यों नहीं पहुंचे। इसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। अब एसडीएम और एडीएम गांव पहुंच चुके हैं। गांव में पानी निकासी के लिए प्रशासन अब इंतजाम कर रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर दौसा के मित्रपुरा की ये ड्रोन वाली तस्वीरें सबसे पहले हमने दिखाते हुए सवाल उठाए थे कि आखिरकार मित्रपुरा गांव का संपर्क जिला हेडक्वार्टर समेत तमाम आसपास के गांव से टूट चुका है और ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की आवाज बनकर उभरा न्यूज 18 राजस्थान और इस आवाज को बुलंद करने के बाद प्रशासन जागा है। मित्रपुरा गांव में एसडीएम और एडीएम पहुंचे हैं। लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानी को साझा किया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौसा से आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है? सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने मित्रपुरा गांव की ड्रोन वाली तस्वीरें लोगों तक पहुंचाई, दिखाई और खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन जागा है। बिल्कुल, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और न्यूज 18 गांव वालों की आवाज बना है। उसके बाद में दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने मौके पर काफी सारे अधिकारियों को भेजा है, जिसमें एसडीएम और एडीएम को मौके पर भेजा गया है। साथ ही सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर भेज दिया गया है। अब कोशिश की जा रही है कि जो गाँव में पानी भरा हुआ है उस पानी को कैसे भी करके बाहर निकाला जाए, क्योंकि प्रत्येक घर में करीब करीब पानी भरा हुआ है और घर में जो खाना बनता है उनके वो उस किचन तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में कलेक्टर ने खाद्य सामग्री भिजवाने के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। अब अलग से राहत कैंप एक बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां भी सेफ जगह होगी वहां पर राहत कैंप बनाया जाएगा और उसके बाद में सभी को खाना उपलब्ध कराने के लिए जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पूरे गांव में प्रशासनिक अमला पहुंचने लगा है और कोशिश की जा रही है कि पूरे गांव में जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई है उसे जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। कलेक्टर से हमारी बात हुई है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने का कहना है कि इसके लिए स्थायी समाधान तो NH-21 के नीचे होकर एक पुलिया अंडरपास बनना है, उसके बाद ही इसका स्थायी समाधान हो सकता है। लेकिन वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। कच्चा नाला बनाया जा रहा है और पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जब तक पानी निकलता नहीं है तब तक गांव वालों को राहत देने के लिए खाद्य सामग्री भिजवाई जा रही है। साथ ही ग्रामीणों के हर संभव मदद के लिए प्रशासन की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं। बिल्कुल आशीष, अभी किस तरह के हालात हैं और क्या अब बारिश रुक चुकी है? वैसे क्योंकि 24 घंटे पहले यहाँ पर भारी बारिश हुई थी, करीब 8 इंच बारिश हुई थी। उसके बाद में रुक रुक कर कभी कभार बारिश आ जाती है, लेकिन बारिश रुकी हुई है। लेकिन गांव में क्या है, पानी की जल की निकासी नहीं होने के कारण पूरा गांव जलमग्न है। स्कूल पूरा डूबा हुआ है। 3 दिन से स्कूल नहीं खुला है। ना स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंच पा रहे हैं, ना टीचर्स आ पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो रोजमर्रा के जीवन के लिए काम धंधे के लिए शहर की तरफ जो लोग जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं, ना मजदूरी कर पा रहे हैं। मवेशियों को भी चारा पानी नहीं मिल पा रहा है और जो खेत हैं वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुके हैं, जिसके कारण जो खेतों की जो फसल है वो भी गल चुकी है। ऐसे में काफी सारी नुकसान ग्रामीणों को हुआ है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, शीघ्र ही राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तब तक जो भी हर संभव मदद होगी गांव वालों की वो करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जिला कलेक्टर ने डीएसओ को रसद सामग्री पहुंचाने के भी आदेश दिए हैं और न्यूज 18 राजस्थान ने ड्रोन की तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। मित्रपुरा गांव की बताया था कि लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, स्कूल डूबा हुआ है और आसपास के गांव से जिला मुख्यालय से भी इस गांव का संपर्क टूटा हुआ है।
उसमें जो उसकी जो अभी प्रॉब्लम है उसका इतिहास इस प्रकार से रहा है कि वहाँ पे जो एक नेचुरल फ्लो था पानी का, तो मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर बन गया है, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो रुक गया है। और हाईवे उसका जो स्लोप था वो हाईवे की दूसरी तरफ था, और उसके निकासी के लिए हाईवे से एक अंडरपास पानी की निकासी के लिए एक बनना था, जो कि नहीं बन पाया है। तो वहीं सीकर में भी कई इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला है और झमाझम बारिश होने की खबर मिल रही है। जिले के लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ, तेज बारिश हुई है। इस इलाके में मौजूदा सीजन में पहली अच्छी बारिश ये देखने को मिली है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों को हालांकि परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा है। बारिश की वजह से जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। काफी दिन से बुआई के बाद अच्छी बरसात नहीं हुई थी और इसी वजह से फसलों को नुकसान हो रहा था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में जिले में अच्छी बरसात का अनुमान लगाया। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य किए जाने पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दुकानदारों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दुकानदार अपनी मर्जी से दुकानों पर नाम लिख सकते हैं। नेम प्लेट से जुड़ी जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया, वहीं मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से भी जवाब नहीं आ पाया है। उत्तराखंड सरकार को सोमवार तक का जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। इस मामले में सोमवार को अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। तो वहीं करगिल शौर्य दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सेना के लिए कुछ नहीं किया और आज अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। करगिल से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पीएम मोदी ने कड़े अंदाज में एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेताया कि उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद पर पीएम ने कहा कि हमारे जाबाज पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत ने दुश्मन को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को
प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला था। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दिए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लड़कों को 4 साल ट्रेनिंग दी जाएगी, सेना के हथियार दिए जाएंगे, वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्या ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं, वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और किसान का बेटा जवान जो भारत माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उसको 21 साल में रिटायर हो जाना चाहिए? ये किस प्रकार का तर्क है प्रधानमंत्री जी का? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने कारगिल का युद्ध जीता, जिसके विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्या वो सेना सक्षम और युवा नहीं थी? बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अग्निवीर ऐसी योजना है जिसने देश की फौज को मजबूत करने का काम किया है।
यही देखिए, यही सत्य आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है, हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है, और आर्म्स की कभी भी देश पे कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। ये वो सोच के साथ देश को मजबूत करना है, हेल्थ वाइज, शरीर वाइज, स्वास्थ्य वाइज। आप फिटनेस रखते हैं, आप यंग रहते हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ, आप ड्रग्स और शराब में नहीं पड़ते, एक बच्चों को नई दिशा मिलती है। वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। जेक्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर होंगे, जैसे ही उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन व्हेन इट इज टाइम ripened it, let the fruit ripen, you will love it. So give the scheme a chance. करगिल दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया। उनका कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषयों को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ये लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश भर में मां भारती के सपूतों की शौर्य को याद करते हुए करगिल विजय दिवस मनाया गया। 2 महीने तक चलने वाले इस करगिल युद्ध में 527 वीर शहीद हुए थे और इन शहीदों में 19 जवान केवल राजस्थान के झुंझुनू से थे। झुंझुनू के लाडलों ने सर्वाधिक शहादत इस युद्ध में दी थी। इस सैन्य ऑपरेशन में राजस्थान के 60 जवान शहीद हुए थे, जिनमें झुंझुनू के बुआना उपखंड मुख्यालय के नजदीकी गांव इंद्रसर निवासी राजकुमार यादव भी करगिल युद्ध के दौरान मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। राजकुमार अपने साथियों के साथ दुश्मनों से लोहा ले रहे थे और अचानक एक गोला उनकी पोस्ट पर आकर गिरा और मां भारती का ये लाडला अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। शहादत के 25 साल बीतने के बाद भी मां के जहन में बेटे की यादें आज भी उसी तरह से तरोताजा हैं। आज भी मां छोटा देवी सुबह शहीद की फोटो पर धूप अगरबत्ती करते हुए दिन के कामों की शुरुआत करती हैं। देश की खातिर याद तो बनोगे और से कटिया छुट्टिया जातो महाराष्ट्र तो सारी बात याद आऊं से। जयपुर में पिछले 3 दिनों से सफाई व्यवस्था का चक्का जाम है और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। दरअसल सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मांगों को लेकर के तब तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं जब तक कि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है। करीब 8,500 सफाई कर्मचारियों के लिए आंदोलन का आह्वान था, जिसमें 80% से ज्यादा सफाई कर्मचारी इस आंदोलन में शरीक होने का दावा किया जा रहा है। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में रोजाना उठाए जाने वाला करीबन 25 टन कचरा अब बारिश के मौसम में शहर वासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज सफाई कर्मचारियों ने चारदीवारी में नगर निगम हेरिटेज से एक जुलूस निकाला, रैली निकाली, नारेबाजी की। हवा महल से बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़ तक सफाई कर्मचारी रैली के माध्यम से गए और इसके बाद वापस त्रिपोलिया गेट होते हुए नगर निगम हेरिटेज पहुंचे। वहीं पर रैली का समापन हुआ और रास्ते भर में कर्मचारियों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जब तक धार्मिक समाज के लोगों को मस्टोल पर नियुक्तियां नहीं दी जाती है, जब तक 2018 के कोर्ट केस वालों को, 2012 के कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां नहीं दी जाती है, तब तक इसी तरीके से सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर होता रहेगा। जयपुर शहर से संपूर्ण राजस्थान के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी करे, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन की ओर भी अग्रसर। जयपुर में सफाई कर्मियों का बड़ा कार्य बहिष्कार जारी है। पिछले 3 दिन से शहर में कचरा अटा पड़ा है। बरसात के अंदर बीमारियों का मौसम है, ऐसे में कचरे ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आज बड़ा जुलूस निकाला है सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से
और यहाँ पर मांग की है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनका आंदोलन बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। देखना ये होगा कि ये मांगे कब तक पूरी होती है और सफाई की इस समस्या का हल कब तक निकलता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए, जयपुर से। तो आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कामकाज को राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में स्थानांतरित करने के खिलाफ अब जलदाय विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के आज पीएचईडी के कार्यालयों में सभी इंजीनियर्स और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिसमें अय्यन जयन और तमाम कर्मचारी भी शामिल हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की वजह से जलदाय विभाग में आज से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने जयपुर में बात की है, आप भी देखिए। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्थान वाटर सीवरेज एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन में बदलने की कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर के तमाम अधिकारी कर्मचारी लामबंद है। इस वक्त हम जल भवन मुख्यालय पर हैं, जहां पर तमाम इंजीनियर्स और कर्मचारी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो कॉर्पोरेशन गठित किया जा रहा है वो कर्मचारियों के हित के विरुद्ध है। हमारे साथ गियर के जो कार्यकारी अध्यक्ष भवानी सिंह जी, किस तरह का ये मामला है और कितने कर्मचारी इसके विरोध में है? पूरा राजस्थान का सभी कर्मचारी इसके विरोध में है। अधिकारी कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी, सबका इसमें सहयोग है और सभी को डर है कि कहीं निजीकरण चक्कर में पद कम हो सकते हैं और उनकी सेवाओं का नियम बदले जा सकते हैं। इसलिए सब एक साथ आकर के पुरजोर से सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं और सबसे पुरजोर मांग है कि इसको वापस लिया जाए और जो पहले से चला आ रहा है वैसे चला रहने दें। यह RWSSC बिल्कुल निजीकरण है, कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 29 तारीख। और चलिए अब एक नजर डालते हैं